आज हम सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइज में मौजूद MCQs को सॉल्व करेंगे। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज to get a resultant displacement of 10 meters, two displacement vectors of magnitude 6 meter and 8 meter should be combined। अब इनके दरमियान क्या एंगल होना चाहिए हमें ये बताना है। ठीक है, तो हमने देखा कि रिजल्टेंट की वैल्यू हमें बता दी गई 10 मीटर्स है। ठीक है, टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स हैं, उनमें से एक का मैग्नीट्यूड है 6 मीटर्स और दूसरे का मैग्नीट्यूड है 8 मीटर्स। ठीक है, तो हम जब इसमें रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये क्या होता है a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस 2a1 a2 कॉज ऑफ थीटा, ऐसे ही होता है। ठीक है, तो r की वैल्यू भी गिवन है, a की वैल्यू भी गिवन है, a1 की भी a2 की भी गिवन है। ठीक है, a1 भी है a2 भी है, दैट मीन्स कि हम थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो 10 रिजल्टेंट की वैल्यू हमने 10 मीटर्स पुट की, a1 की वैल्यू क्या आ गई 6 स्क्वायर प्लस a2 8 स्क्वायर माइनस 2a1 a2 कॉज ऑफ थीटा। सही है। अच्छा, हमने स्क्वायर रूट को ख़त्म करना है तो हम दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो ये 10 का स्क्वायर क्या होता है 100। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा स्क्वायर रूट लेने के बाद। ठीक है, तो ये 6 6 जार 36 हो गया प्लस 8 8 जार 64 हो गया माइनस 8 2 जार 16 16 मल्टीप्लाइड बाई 6 अगर हम करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 96। ठीक है, अच्छा, जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये आंसर आ जाता है 100 माइनस 96 कॉज ऑफ थीटा। सही है, यहाँ तो 100 था वो वैसे ही रहेगा। इस 100 से ये वाला 100 आके यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ देखिए प्लस का था यहाँ आके माइनस हो गया, तो यहाँ पर आंसर आ गया माइनस 96 कॉज ऑफ थीटा। 100 माइनस 100 इज 0, सो यहाँ पर क्या हुआ माइनस 96 कॉज ऑफ थीटा। अब ये माइनस 96 जब 0 से इधर आके डिवाइड होगा तो ये भी सबको 0 बना देगा, दैट मीन्स ये 0 इक्वल्स टू कॉज ऑफ थीटा, थीटा इज इक्वल्स टू कॉज इनवर्स ऑफ 0। जब हमने कॉज इनवर्स ऑफ 0 लिया तो आंसर हमारे पास आया 90 डिग्री, यानी कि जब एंगल दोनों के दरमियान 90 डिग्री होगा, a1 और a2 दोनों वेक्टर्स के दरमियान जब एंगल 90 डिग्री होगा तो कॉस थीटा 0 आ जाएगा। जब कॉस थीटा 0 होगा दैट मीन्स के ये टर्म वैनिश हो जाएगी और a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर से हम इसकी ये तो यानी कि यहाँ पर ए थीटा हमारे पास 90 डिग्रीज आ गया। तो हमने यहाँ पर ऑप्शन डी सेलेक्ट कर दिया, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। Okay, now next is the velocity of a particle at an instant is 10 meters per second and after 5 seconds the velocity of particle is 20 meters per second. The velocity 3 seconds before in meters per second is, यानी कि हमें फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको देखूं एक नंबर लाइन टाइप हम अगर बना लें, यहाँ पर हमें एक इस पॉइंट पे वेलोसिटी गिवन है। ठीक है, द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एट एन इंस्टेंट इज, ये वैल्यू थी 10 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, आफ्टर 5 सेकेंड 1 2 3 4 एंड 5, आफ्टर 5 सेकेंड यहाँ पर अगर मैं टाइम को मेंशन कर दूँ, यहाँ पर टाइम 0 अगर फॉर एग्जांपल था। ठीक है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 एंड यहाँ पर 5 सेकेंड हो गया। ठीक है, 5 सेकेंड के ऊपर इसकी वैल्यू हो गई थी 20 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, 20 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, अच्छा, अब स्टेटमेंट को अगर आप देखें और से, इन्होंने पूछा द वेलोसिटी 3 सेकेंड बिफोर, इस पॉइंट से 3 सेकेंड पीछे इसकी वेलोसिटी क्या थी, यानी कि ये 1 सेकेंड बिफोर 2 सेकेंड बिफोर एंड 3 सेकेंड बिफोर। ठीक है, यानी इस पॉइंट पे हमें वेलोसिटी बतानी है कि इसकी वेलोसिटी क्या थी। इसको अगर मैं v3 का नाम दे दूँ, अगर मैं इसको देखिए यहाँ पर अगर मैंने 0 काउंट किया था ना, तो इसको मैं माइनस अगर ले दूँ, जस्ट इट्स नॉट सेकेंड, इट्स नॉट -1 सेकेंड -2 सेकेंड, ये जस्ट रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो मैं इसको कह दूँगी -3। ठीक है, ये पॉइंट था v0 और ये पॉइंट हो गया v5। ओके, सो फर्स्ट हम क्या करेंगे, इन दो पॉइंट्स की वेलोसिटीज़ को हम कंपेयर कर लेंगे और देन
उससे हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लेंगे। जब वो उसी एक्सेलरेशन को जब हम इस पॉइंट के साथ इन दोनों में से किसी एक पॉइंट को यूज़ करते हुए जब हम अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अप्लाई वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। हमने पॉइंट कौन से लिए, एक ये पॉइंट एक ये पॉइंट, ठीक है। वी एफ क्या हो जाएगी, V5, और इस पॉइंट पे ये इसका इनिशियल पॉइंट था, इनिशियल पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी V0 प्लस AT। ए हमें फाइंड आउट करना है, हमारे पास ए की वैल्यू गिवन नहीं है, और टाइम इन्होंने बता दिया यहाँ से यहाँ तक मूव करने में 5 सेकेंड लगे थे, ठीक है। सो वी एफ की वैल्यू क्या थी हमारे पास, V5 की वैल्यू थी 20 मीटर्स पर सेकेंड, एंड V0 की वैल्यू क्या थी हमारे पास 10 मीटर्स पर सेकेंड, प्लस ए की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, और 5 यहाँ पे 20 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 5A। 20 माइनस 10 इज 10 एंड 5A, 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, 10/5 इज इक्वल्स टू A विच इज़ 5 2 ज़ा 10, ठीक है। तो ये 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। ये हमने कंपेयर किया था इन दो पॉइंट्स को, ठीक है। अगर अब हम इस पॉइंट के साथ किसी एक पॉइंट को V0 को या V5 को कंपेयर कर लेंगे तो हमारे पास इस पॉइंट की वेलोसिटी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू नोन हो गई है, ठीक है। सो कंपेयरिंग टेकिंग 2 पॉइंट्स V-3 एंड V5, ओके, आई एम टेकिंग दिस एंड दिस पॉइंट, ओके। सो अगेन अप्लाई द सेम फार्मूला, वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। वी एफ क्या है हमारे पास, V5 है, वी आई हमारे पास क्या हो जाएगा V-3, ठीक है, प्लस ए की वैल्यू गिवन है हमारे पास विच इज़ 2, ये हमने फाइंड आउट की थी यहाँ से, तो ये हमारे पास आ जाएगी 2, एंड टाइम हमारे पास, टाइम इन्होंने क्या बताएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रैवल करने में कितना टाइम लगा, 1 सेकेंड, यहाँ पे 0 था, ठीक है, यहाँ से 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 5 6 7 8, ठीक है, टाइम भी हमें गिवन था, ठीक है। V5 की वैल्यू क्या थी 20, V-3 हमने फाइंड आउट करना था, 8 2 ज़ार 16, सही। तो 16 यहाँ आगे माइनस जब हो जाएगा 20 माइनस 16 इज इक्वल्स टू V-3, तो हमारे पास आंसर आ गया 4। सो ये मीटर्स पर सेकेंड है, वेलोसिटी है तो ये मीटर्स पर सेकेंड है। सो ये हमारे पास ऑप्शन बी इज करेक्ट। Question number 3. A ball is thrown upwards with a velocity of 100 meters per second. It will reach the ground after how much time? So the velocity of a particle is given, which is a ball is thrown upwards with a velocity. बॉल की upwards velocity हमें given है, इसकी initial velocity थी 100 meters per second. Ball is thrown upwards. Here is the ball and it is thrown upwards, ठीक है। ये इसका initial point था, ये इसकी initial velocity थी which was 100, and finally at the maximum height इसकी velocity क्या होगी, इसकी velocity 0 हो जाएगी, Vf will be 0. Ball will stop there and then it will come back, okay. So it will reach the ground. हमने क्या, पहले ये बॉल ऊपर जाएगी, देन यहाँ पे स्टॉप हो जाएगी, देन अगेन ये नीचे आएगी, ठीक है, ओके। तो हमारे पास यहाँ पर अगेन आप वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी निकालें, हमने टाइम फाइंड आउट करना है कि कितने टाइम में ये ऊपर भी जाएगी और देन फाइनली नीचे आएगी। तो अगर हम यहाँ से ऊपर जाने का टाइम पहले फाइंड आउट करें तो अगेन वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी, ये वी एफ हमारे पास क्या है यहाँ पर 0, सो वी एफ इज इक्वल्स टू 0 एंड वी आई इज़ 100 प्लस, इस केस में ए क्या है आपको पता है, ए यहाँ पर माइनस जी के इक्वल है, अपवर्ड्स मूव कर रहा है तो ये माइनस जी हो जाएगा, डाउनवर्ड आएगा तो प्लस जी। टाइम, हमें टाइम का अंदाज़ा नहीं है, अभी हमने फाइंड आउट करना है इसे, ठीक है। 0 माइनस ये प्लस 100 इधर जाके इधर प्लस में था, उधर जाके माइनस हो जाएगा, इक्वल्स टू माइनस जी माइनस 9.8 इंटू टी, सो माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 100/9.8 इक्वल्स टू टी। ये
यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था 9.8, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा 100/9.8। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10 पॉइंट समथिंग, 10.2 सेकेंड। ठीक है, जब ये 10.2 सेकेंड्स होगा, ये कौन सा टाइम है जो इसको इस इनिशियल पॉइंट से ऊपर जाने के लिए, ऊपर मैक्सिमम हाइट तक जाने के लिए जितना टाइम लगा था। ठीक है, अब हमने कौन सा फाइंड करना है, जो यहाँ से ऊपर जाए और फिर देन वापस भी आए। ठीक है, तो सिंपली इसका डबल हो जाएगा टाइम, जितना टाइम ऊपर जाने में लगा उतना ही नीचे आने में भी लगेगा। ठीक है, तो टाइम विल बी, टोटल टाइम विल बी इक्वल टू 2t। ओके, सो 2 multiplied by 10 which is equals to 20 second. Okay, so यहाँ पर ऑप्शन बी इज करेक्ट। Question number 4. Two projectiles are fired from the same point with the same speed at angles of projection 60 degree and 30 degree respectively. Which one of the following is true? अच्छा, प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने देखा था कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर रेंज हमारी इक्वल आती है 60 और 30 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, जिनका सम 90 डिग्रीज होता है। ठीक है, तो 60 + 30 इज 90। ओके, सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? The range will be same, their maximum height will be same, their landing velocity will be same, या their time of flight will be same, तो their range will be same. Okay, the ratio of numerical values of average velocity and average speed of a body is always, देखिए numerical values, the ratio of numerical values of average velocity and average speed. दोनों एवरेज है, दैट मीन्स कि ये टोटल डिस्प्लेसमेंट in covered in total time and total distance covered in total time. अच्छा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस तो आप जानते हैं। जैसे अगर ये पॉइंट 1 है या ए है, ये पॉइंट बी है, इसके ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाने के लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा वो स्ट्रेट लाइन होगी। इसके अलावा कोई भी पाथ अगर हम यूज़ करेंगे, फॉर एग्जांपल हमने ये किया, हमने फॉर एग्जांपल ये किया zigzagging पाथ और सम अदर पाथ, तो इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट और इसको हम कहते हैं डिस्टेंस। ठीक है, अब ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाने के लिए जितना हमें टाइम लगा, उसके अंदर अगर हम स्पीड को फाइंड आउट करें और वेलोसिटी को फाइंड आउट करें। वेलोसिटी हमें क्या कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और स्पीड को हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सही है, तो जब छोटी क्वांटिटी होगी, डिस्प्लेसमेंट से छोटा डिस्टेंस हो नहीं सकता। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जब मिनिमम होगा और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा, यानी कि वो भी स्ट्रेट लाइन ही होगी, या फिर इससे बड़ा ही होगा हमेशा। ठीक है, तो जब ये बड़ा होगा तो यानी कि वेलोसिटी को अगर आप देखें, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम डिवाइडेड बाय स्पीड क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इन यूनिट टाइम। ठीक है, टाइम तो दोनों का सेम था जो हमने यूज़ किया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस। अब आप इसमें बताएं मुझे कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में से बड़ी क्वांटिटी कौन सी है, डिस्टेंस या बड़ा होगा या डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा। अगर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा हो जाएगा तो वैल्यू लेस देन 1 आएगी। अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू बड़ी होगी, फॉर एग्जांपल अगर 1/2 है, डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर छोटा है, तो इसका आंसर होता है 0.5 विच इज़ लेस देन 1। ठीक है, सिमिलरली अगर दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे तो ये इक्वल टू 1 होगा। सही है, तो यानी कि दो कंडीशन है, या ये इसके इक्वल होगा या ये 1 के इक्वल होगा या 1 से लेस होगा। तो हम इन दो कंडीशंस को अगर मिलाकर लिखें तो हम यूँ लिखते हैं लेस देन और इक्वल टू 1। ठीक है, तो हम यहाँ पर इनमें से कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे कि यूनिटी होगा, यूनिटी और लेस होगा, यूनिटी होगा या फिर लेस होगा। हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। इफ़ द एवरेज वेलोसिटी
of a body become equal to the instantaneous velocity body is said to be moving with, देखिए average velocity means total time taken in total displacement covered in total time, and the instantaneous velocity is the velocity at a particular moment of time or at a particular instant of time. ठीक है, अगर दोनों बराबर हैं that means कि body is moving with uniform velocity. At the top of a trajectory of a projectile, the acceleration is, the top of trajectory of the projectile means, for example, this is projectile motion, this is the path and path is called trajectory, और इस trajectory के बिल्कुल top पर acceleration क्या होगा. देखिए हमने कहा था कि velocity in the direction of x, इसमें ये हमेशा constant रहती है, इसमें कोई change नहीं आता है. ठीक है, कांस्टेंट होती है. दैट मीन अगर ये वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो इसमें एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा. तो ओनली एक्सेलरेशन जिसकी इन्फ्लुएंस के अंदर जिसके इन्फ्लुएंस के अंडर में ये प्रोजेक्टाइल मूव कर रहा होगा वो होगा डाउनवर्ड्स जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ओके, सो द एट द टॉप ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल द एक्सेलरेशन इज जी. एट व्हाट एंगल द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल बिकम्स इक्वल टू द हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल. ये सेम क्वेश्चन हमारे पास न्यूमेरिकल में भी है. इसको अगर आप फाइंड आउट करें तो आप देख सकते हैं कि एट व्हाट एंगल द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल बिकम इक्वल टू द हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल. इसमें आप क्या करेंगे, रेंज और हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल को बराबर पुट कर देंगे. आप देख सकते हैं कि रेंज का फॉर्मूला हमने पढ़ा था. अगर आप रेंज वाला टॉपिक निकालें यहाँ पर, ये देखेंगे रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, इसका फॉर्मूला है R इज इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर साइन 2 theta upon g, and it is equals to height, maximum height reached by projectile. So इसका फॉर्मूला v नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g. ठीक है, ओके. नाउ व्हेन वी सॉल्व इट तो क्या होगा, ये v नॉट स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, एंड g यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो यहाँ पर क्या बचेगा, साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और ये g मल्टीप्लाई हो गया और वी नॉट स्क्वायर डिवाइड हो गया. ठीक है, वी नॉट स्क्वायर से वी नॉट कैंसिल, जी से जी कैंसिल, साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2. सही है. अच्छा, साइन 2 थीटा का हमने फार्मूला पढ़ा था, 2 साइन थीटा कॉस थीटा के इक्वल होता है. ये साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, एंड साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2. साइन थीटा एक साइन यहाँ पर स्क्वायर था ना, तो स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो यहाँ बच गया 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन 2. ओके, आप साइन थीटा कॉस थीटा को इधर ला के डिवाइड कर दें, 2 को इधर जाके मल्टीप्लाई कर दें, तो बच गया 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा एंड इज इक्वल टू 4. सो यहाँ से आप जब इसका एंगल निकालेंगे, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 4 जब आप करेंगे, आंसर आ जाएगा 76 डिग्रीज. तो आपका आंसर है 76 डिग्रीज. ऑप्शन सी इज करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 10. इफ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वैक्टर्स वैनिशेस, द वैक्टर्स विल बी, ओके, द डॉट प्रोडक्ट of two vectors is equals to a dot b is equals to ab cos of theta. We are saying that नॉन ज़ीरो वैक्टर्स मीन्स कि a और b दोनों की वैल्यू नॉन ज़ीरो है, दोनों का मैग्नीट्यूड नॉन ज़ीरो है, कोई ना कोई वैल्यू है इसकी, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है, लेकिन इसकी वैल्यू है कोई ना कोई. ठीक है, तो इट इज़ इक्वल टू ज़ीरो. वैनिशेस मीन्स एक ख़त्म हो गया, ज़ीरो हो गया. तो इस कंडीशन में क्या होगा, या a ज़ीरो होगा, या b ज़ीरो होगा, या कॉस थीटा ज़ीरो होगा. कोई एक चीज़ ज़ीरो होगी जब भी इसका प्रोडक्ट ज़ीरो आएगा ना. तो हमने कहा ये तो कंडीशन बुक में गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कि नॉन ज़ीरो वैक्टर है, ये भी नॉन ज़ीरो वैक्टर है. तो हमारे पास ओनली ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है कि कॉस थीटा ज़ीरो हो सकता है. ठीक है, तो कॉस थीटा जब ज़ीरो है दैट मीन्स कि थीटा क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ ज़ीरो. अच्छा, आपको पता है कि कॉस थीटा ज़ीरो कब होता है, जब एंगल 90 डिग्री होता है. ठीक है, सो if dot product of two non-zero vectors vanishes, the vector will be
इन द सेम इन द ऑपोजिट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। ठीक है, तो हमारे MCQ सॉल्व हो गए हैं यहाँ पर।